में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 30 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 29 जून को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 12 राज्य और यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में 75 बॉर्डर लोकेशंस पर बीआरओ कैफ़ेस बनाने का जो प्रस्ताव है उसको अप्रूव कर दिया है। आपको जानना चाहिए नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ये 29 जून को मनाया जाता है, क्योंकि 29 जून को जो लेट प्रोफेसर रहे प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। 2022 में नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे का थीम रहा डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको जानना चाहिए स्विस बैंक्स में जो इंडियन फंड्स है, जो भारतीय लोगों का जो पैसा है वो 3.83 बिलियन स्विस फ्रैंक्स पहुंच गया है 2021 में। और स्विस बैंक्स में सबसे ज़्यादा पैसा जिस कंट्री का है, जिस कंट्री के लोगों का है, वो है यूनाइटेड किंगडम, तो ये टॉप पर है। आपको जानना चाहिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, ये भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है जो पूरी तरह से हाइड्रो एंड सोलर एनर्जी से चल रहा है। जम्मू एंड कश्मीर अगले साल यानी कि 2030 में G20 समिट को होस्ट करेगा। आईसीआईसीआई बैंक ने स्टूडेंट्स के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है कैंपस पावर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अपने ऑपरेशन सपोर्ट सब्सिडरी को स्टार्ट करने के लिए सैद्धांतिक रूप से अप्रूवल प्राप्त कर लिया है। भारत अपने 24 एयरपोर्ट्स के लिए रेडियो इक्विपमेंट रशिया से प्राप्त करेगा, इसके लिए इसने एक पैक्ट भी साइन किया है। नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि NCPCR, इसने बाल स्वराज पोर्टल के तहत CISS एप्लीकेशन लॉन्च की है। इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स ये हर साल 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस ने एक न्यू हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्लोबल हेल्थ केयर। फिनटेक सर्विसेज कंपनी एस मनी, इसने UPI 123 पे पेमेंट एंड वेरिएबल ATM कार्ड्स लॉन्च किए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन के लिए जो डेडलाइन है वो और 3 महीने के लिए बढ़ा दी है और अब ये डेडलाइन 30 सितंबर 2022 तक है। आपको जानना चाहिए पाइन लैब्स ने सेतु, जो कि बेंगलुरु बेस्ड API फिनटेक स्टार्टअप है, इसको 75 से 75 मिलियन माफ़ कीजिएगा, इसको 70 to 75 मिलियन US$ के बीच में जो है इसका एक्विजिशन किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड एंड SREI इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड, इसके लिए जो एडवाइजरी कमेटी बनाई है उसमें वेंकट नागेश्वर चलासनी इनको एज अ मेंबर अपॉइंट किया है। साथ ही आपको जानना चाहिए मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है खुशी पटेल ने। चलिए अब 30 जून तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेते हैं। गैबोन एंड टोगो हैव बीन एडमिटेड इनटू विच ग्रुप, पूछना है कि गैबोन और टोगो को किस समूह में शामिल किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस। तो देखिए रवांडा की कैपिटल है किगाली, यहाँ पर एक समिट हो रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो ये अफ्रीकन नेशंस हैं गैबोन और टोगो, इनको कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस में शामिल किया गया है। और इनके शामिल होने के साथ जो कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस हैं इसमें जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी संख्या 56 हो गई है। इन दोनों के इंडक्ट होने से पहले 54 थी। आपको जानना चाहिए कॉमनवेल्थ के बारे में, ये एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें वे सभी ज़्यादातर कंट्रीज़ या फिर टेरिटरीज़ हैं जो ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा रह चुकी हैं या फिर उसकी डिपेंडेंसीज़ रह चुकी हैं।
इसको लंदन डिक्लेरेशन 1949 के तहत इस्टेब्लिश किया गया था और क्वीन एलिजाबेथ सेकंड कॉमनवेल्थ की हेड है। आपको जानना चाहिए कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं पैट्रिशिया स्कॉटलैंड। अच्छा, अब जो मैं आपको ये बात बता रहा था किगाली रवांडा कैपिटल में सबमिट हुई, तो इस सबमिट का क्या नाम है? इस सबमिट का नाम है 2022 कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग CHOGM। इससे संबंधित हम एक MCQ भी पहले कर चुके हैं, याद अगर आपको आए। और इस समिट में जो एक किगाली में सबमिट हुई है, यहाँ पर एक लिविंग लैंड चार्टर इसको भी अनाउंस किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, पूछा जा सकता है कि लिविंग लैंड चार्टर किस से संबंधित है। तो रवांडाई कैपिटल किगाली में 2022 कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग हुई है और यहीं पर इस चार्टर को अनाउंस किया गया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि कुछ टाइम पहले हमने ये देखा था कि बारबाडोस इसने कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस को छोड़ दिया है और ये रिपब्लिक बन गया है। द इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा 30 जून। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म ये 30 जून को मनाया जाता है, क्योंकि 30 जून 1889 को इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जिसे आप IPU कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी। तो ये जो डे है इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म, ये 2018 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। साल 2022 में इसका थीम है पब्लिक इंगेजमेंट। आपको जानना चाहिए 30 जून को ही इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोनों ही डे ये 30 जून से संबंधित है। एज पर द नीति आयोग्स इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट, इंडियाज गिग वर्कफोर्स टू टच 2.35 करोड़ बाय विच ईयर? नीति आयोग की इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार भारत का गिग वर्कफोर्स किस वर्ष तक 2.35 करोड़ तक पहुंच जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है 2029-30 तक। महत्वपूर्ण रहेगा ये क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है, इसका नाम है इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। अब ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी आपको ऑप्शन में दिख सकता है, नीति आयोग ऑप्शन में दिख सकता है, वर्ल्ड बैंक भी आपको उसमें ऑप्शन में दिख सकता है, या फिर उसमें आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑप्शन में दिख सकता है। तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, ये आप याद रखिए, नीति आयोग से संबंधित है। नीति आयोग की कोई भी रिपोर्ट है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहती है और वहाँ से देखा गया है कि क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का जो गिग वर्क फोर्स है वो 2029-30 तक 2.35 करोड़ के आंकड़े को जो है पार कर जाएगा। और जो गिग वर्कर्स हैं ये नॉन एग्रीकल्चर वर्क फोर्स का 6.7% हो जाएंगे, या फिर आप कहें कि 2029-30 तक जो भारत में टोटल लाइवलीहुड है उसका 4.1% गिग वर्कर्स कंट्रीब्यूट करेंगे। अब आपको ये भी जानना चाहिए, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020-21 तक 77 लाख वर्कर्स ये गिग इकोनॉमी में इंगेज्ड रहेंगे। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि नॉन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स का 2.6% गिग वर्कर्स जो है इसका हिस्सा रहेंगे, या फिर आप कहें भारत का जो टोटल वर्कफोर्स है उसका 1.5% गिग वर्कर्स होंगे। अब आप सोच रहे होंगे गिग वर्कर्स क्या है, अब जानेंगे इसके बारे में। देखिए, सिंपल टर्म में भी जानेंगे, पहले ये देख लीजिए कि नीति आयोग ने गिग वर्कर्स को किस तरह से डिफाइन किया है। नीति आयोग ने कहा है कि गिग वर्कर्स को आप 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो प्लेटफॉर्म और दूसरा नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स। प्लेटफॉर्म वर्कर्स कौन होते हैं? जिनका वर्क जो है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐप्स से संबंधित है या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म से संबंधित है। जबकि नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स आप उन्हें कह सकते हैं जो कैजुअल वेज वर्कर्स हैं, जो पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम कार्य कर रहे हैं। अब गिग वर्कर्स और गिग इकोनॉमी एक ही बात है। गिग इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? जहाँ पर गिग वर्कर्स हैं, तो गिग इकोनॉमी में क्या आता है? जो फ्रीलांसर्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या फिर ऑन कॉल वर्कर्स हैं जिन्हें किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए बुलाया जाता है, बस जितना काम हो जैसे ठेके पर दे देते हैं ना काम, वो भी गिग वर्कर है। या फिर टेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स जो होते हैं, तो इस सभी को बोलते हैं गिग वर्कर या फिर गिग इकोनॉमी। अगर हम सिंपल शब्दों में और समझें तो ये देखिएगा, गिग वर्कर्स आर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स और फ्रीलांसर्स हु टिपिकली डू शॉर्ट टर्म वर्क फॉर मल्टीपल क्लाइंट्स
द वर्क में बी प्रोजेक्ट बेस्ड, आर्ली और पार्ट टाइम, एंड कैन ईदर बी एन ऑन गोइंग कॉन्ट्रैक्ट और अ टेम्प्रेरी पोजिशन। ठीक है, तो जो टेम्प्रेरी कार्य है या फिर फ्रीलांसिंग वाला कार्य है या फिर जो सॉफ्टवेयर संबंधित कोई काम है ना, कैजुअल वेज वर्कर्स जो होते हैं इनका जो काम है इसको बोलते हैं गिग वर्कर्स। मोहम्मद जालूद हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच स्पोर्ट्स फेडरेशन। मोहम्मद जालूद किस खेल महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। तो मोहम्मद जालूद इन्हें इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। और आपको जानना चाहिए एक मिनट, ये यहाँ पर थोड़ा हैंग कर गया है। अब ठीक है। देखिए, आपको ये जानना चाहिए जो जालूद हैं ये फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट होंगे कब से? जो इससे पहले तमास अजान थे इसके प्रेसिडेंट, और 44 साल से जो है ये इसके प्रेसिडेंट रहे, तो उनके बाद से अब जालूद जो है परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के बारे में। हेडक्वार्टर्स इसका लुज़ेन स्विट्ज़रलैंड में है और इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शाहपुरजी पलोंजी ग्रुप चेयरमैन पलोंजी मिस्त्री passed away at 93 recently. In which year was he awarded the Padma Bhushan by the government of India? पूछ रहे हैं कि शाहपुरजी पलोंजी समूह के अध्यक्ष पलोंजी मिस्त्री का हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारत सरकार द्वारा उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 2016। तो देखिए, पालोंजी शाहपुरजी मिस्त्री तो 1929 में इनका जन्म हुआ था और 28 जून को इनका निधन हो गया है। ये इंडियन बोर्न आयरिश बिलियनियर रहे और शाहपुरजी पलोंजी ग्रुप के चेयरमैन रहे हैं। आपको बता दें जो टाटा सन्स में इनके 18.4% स्टेक थे, जो कि लार्जेस्ट इंडिविजुअल शेयर होल्डर ये इसमें रहे हैं। आपको जानना चाहिए साल 2016 में पद्म भूषण इनको दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी हैज़ अप्रूव्ड द ड्राफ्ट GSR नोटिफिकेशन टू इंट्रोड्यूस भारत NCAP। व्हाट डज NCAP स्टैंड फॉर? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत NCAP को पेश करने के लिए GSR अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दे दी है। NCAP का क्या अर्थ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। तो देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने भारत NCAP यानी कि भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करने के लिए ड्राफ्ट GSR नोटिफिकेशन को अप्रूवल दे दिया है। तो भारत में जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं इनको स्टार रेटिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। किस हिसाब से? जो इनका जो क्रैश टेस्ट होता है उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से इनको स्टार रेटिंग दी जाएगी। Who has been appointed as मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस जियो? रिलायंस जियो के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है पंकज मोहन पवार। MD की बात करें, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, याद रखिए पंकज मोहन पवार। चलिए शुरू से देखते हैं इसमें क्या है। तो जो रिलायंस जियो का बोर्ड है इसने आकाश अंबानी को अपने बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया है क्योंकि मुकेश अंबानी ने रिज़ाइन दे दिया है। साथ ही इन्होंने पंकज मोहन पवार को मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इससे संबंधित है, इस वाले फैक्ट से संबंधित है पंकज मोहन पवार से। साथ ही इन्होंने डायरेक्टर्स भी अपॉइंट किए हैं, रविंदर सिंह गुजराल और KV चौधरी। DRDO एंड इंडियन आर्मी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इंडिजिनसली डेवलप्ड लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फ्रॉम मेन बैटल टैंक अर्जुन फ्रॉम विच प्लेस? DRDO और भारतीय सेना ने मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन से स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किस स्थान से किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा अहमदनगर। तो देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO और इंडियन आर्मी ने ये इंडिजिनसली डेवलप्ड लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किससे? मेन बैटल टैंक अर्जुन से। और कहाँ पर हुआ ये? काराकोरम रेंज, अहमदनगर, महाराष्ट्र से।
बाकी आपको ये भी जानना चाहिए जो ये इंडियन से डेवलप्ड लेज़र गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसमें एक ये हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक वारहेड भी है। तो कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है HEAT, तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक। विच कंट्री इन जून 2022 हैज़ सबमिटेड एन एप्लीकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द ब्रिक्स। जून 2022 में किस देश ने ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा ईरान। तो देखिए ईरान ने ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। ईरान के बारे में आपको जानना चाहिए, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट गैस रिजर्व है और अब ये ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है। ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं, फिर से देख लेते हैं कि जो जब तक साउथ अफ्रीका नहीं जुड़ा था इसमें, साउथ अफ्रीका तो साल 2010 में जुड़ा था, तो उससे पहले ब्रिक था केवल। तो ये जो टर्म है ये दी गई थी, इकोनॉमिस्ट हैं जिम ओ'नील, इनके द्वारा 2001 में ये टर्म जो है कॉइन की गई थी। और जो ब्रिक कंट्रीज़ की जो पहली मीटिंग थी ये साल 2009 में रशिया में हुई थी। उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया 2010 में, और जो कंप्लीट पहली समिट है ब्रिक्स की, जब साउथ अफ्रीका भी इसमें ऐड हो गया, वो 2011 में हुई। बाकी आपको ये जानना चाहिए, इस तरह का जो फैक्ट होता है ना, ये आपका PCS टाइप के एग्जाम होते हैं या फिर जिसमें मल्टी स्टेटमेंट आता है क्वेश्चन, वहाँ पर पूछ ले जाते हैं। क्या है ये? अब जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, ये वर्ल्ड की जो पूरी पॉपुलेशन है उसका 40% इन ब्रिक्स कंट्रीज़ में रहता है, और ग्लोबल इकोनॉमी का 26% ये ब्रिक्स कंट्रीज़ जो है कंट्रीब्यूट करती हैं। Which e-learning portal of the Department of Post was launched by Communication Minister Ashwini Vaishnav and MOS Communications देवसिंह चौहान in Delhi? डाक विभाग का कौन सा ई-लर्निंग पोर्टल संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव और MOS संचार देवसिंह चौहान द्वारा दिल्ली में लॉन्च किया गया? MOS मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ऑप्शंस आपके सामने है, ऑप्शंस में यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा, डाक कर्मवीर, डाक कर्मयोगी, डाक कर्मयुवा या फिर डाक कर्मयोद्धा। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन भी रहेगा डाक कर्मयोगी। तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग ऑप्शन है, पर देखकर पता चल सकता है कि कौन सा ज़्यादा सेंस बना रहा है, डाक कर्मयोगी। तो डाक कर्मयोगी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एक ई-लर्निंग पोर्टल है और इसको कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कम्युनिकेशन देवसिंह चौहान द्वारा दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इसको किस योजना के तहत लॉन्च किया गया है? यह है मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी का जो मकसद है वो ये है कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं तो उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, उनके आउटपुट को बढ़ाना। तो इसी वजह से डाक कर्मयोगी पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो कि 4 लाख ग्रामीण डाक सेवक और जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ हैं इनकी एफिशिएंसी को, इनकी कॉम्पिटेंसीज को इन्हेंस करेंगे। यार लैपिड हैज़ टेकन ओवर एज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? यार लैपिड ने किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है इजराइल। तो ये हैं वो लुपिड। तो देखिए आपको जानना चाहिए कि इजराइल 2019 के बाद से फिर से इलेक्शन की ओर बढ़ रहा है। 5th इलेक्शन हम यहाँ पर होंगे 2019 के बाद से, क्योंकि जो नफ्ताली बेनेट वाली कोलिशन गवर्नमेंट है ये तो अब जो है इसका ये एंड हो गई है, और जो इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर हैं यार लैपिड, ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर यहाँ के बन गए हैं। तो इजराइल में अक्टूबर या नवंबर 2022 में इलेक्शन फिर से होंगे। हाउ मैनी फंक्शनल प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज PACS विल बी कंप्यूटराइज्ड विद एन ओवरऑल बजट आउटले ऑफ 2516 करोड़ रुपीज़? तो पूछ रहे हैं कि 2516 करोड़ रुपए के कुल बजट परिव्यय के साथ कितनी कार्यात्मक प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 63,000। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि एक तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से संबंधित है, तो ये बैंक वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। चले जानेंगे। तो देखिए यूनियन कैबिनेट ने प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ इनके कंप्यूटराइजेशन के का जो पूरा मसौदा तैयार किया गया है उसको अप्रूव कर दिया है कि हाँ इनका कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जो ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, जो 63,000 फंक्शनल प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, तो इनका कंप्यूटराइजेशन होगा। और इसके लिए टोटल बजट कितना रखा है? 2516 करोड़ रुपीज़। कंप्यूटराइजेशन मतलब जैसे रजिस्टर पे काम करते हैं ना, तो कंप्यूटर उनको प्रोवाइड करा दें कि अब आप कंप्यूटर में अपना डेटा वगैरह फीड करें, उसी में ही एंट्री वगैरह सब करें।
आप सभी जानते हैं कि 3 स्ट्रक्चर होते हैं इसके कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, और ये लोवेस्ट होता है। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी लोवेस्ट होता है। इससे पहले ये होते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो ये जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, ये ऑलरेडी कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं नाबार्ड द्वारा, या फिर आप कहें ऑटोमेटेड हो चुके हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान टॉप्ड परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट? राजस्थान का कौन सा जिला प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स जिला में शीर्ष पर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है शिकर। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए थोड़ा हो सकता है ये लंबा जाए इसका एक्सप्लेनेशन, पर एक बार अगर आप मेरे मुंह से सुनेंगे फिर एक बार आप अपने आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस इंडेक्स के बारे में क्या है, क्योंकि इंडेक्स से क्वेश्चन आप सभी जानते हैं कि एग्जाम में बनता ही है। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक इंडेक्स है, यह है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या है ये? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट। देखिए देखने ऐसे अब मुझको तो आपको प्रोवाइड कराना है ना पूरा हर एक पॉइंट, तो इसलिए देखने में बड़ा लगेगा आपको, लेकिन अगर आप एक दो बार उसको पढ़ेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि उसका सार क्या है, उसका ब्रीफ क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स ये रिलीज़ किया है 2019 के लिए, और 83 इंडिकेटर्स हैं, 6 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? आउटकम्स, इफेक्टिव क्लासरूम ट्रांजेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ एंड स्टूडेंट्स इंटाइटलमेंट्स, स्कूल सेफ्टी एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन, डिजिटल लर्निंग एंड गवर्नेंस प्रोसेस। अब जो ये इंडेक्स है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, इसमें राजस्थान का जो सीकर जो डिस्ट्रिक्ट है ये टॉप परफॉर्मर रहा है। एक्चुअली जो शुरू के 3 परफॉर्मर हैं वो राजस्थान के ही 3 डिस्ट्रिक्ट रहे हैं। पहले पर सीकर, दूसरे पर ये है आपका झुंझुनू, और तीसरे पर है जयपुर। तो ये इंडेक्स से संबंधित है, डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। स्कूल एजुकेशन के बारे में है ये कि कैसी स्कूल एजुकेशन है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वहाँ पर जो राज्यों के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको कैटेगराइज किया गया है। अच्छा आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इसमें कई सारी कैटेगरीज बनाई गई हैं। अब एक कैटेगरी है उत्कर्ष कैटेगरी, यानी कि जिन्होंने 100 का स्केल है, इसमें एक 100 का स्केल बनाया है, तो 100 के स्केल पर कितने पॉइंट्स आपने जो है अर्जित किए हैं उसके हिसाब से रैंक किया गया है। अब जो राजस्थान के तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं इन्होंने उत्कर्ष कैटेगरी में क्या है 81 से 90% का स्कोर जिसने प्राप्त किया है वो उत्कर्ष कैटेगरी में है। तो इन तीनों ही राज्यों ने 81 से 90% के बीच में स्कोर प्राप्त किया है, इसलिए उत्कर्ष कैटेगरी में है। अच्छा उसके बाद फिर है अति उत्तम। ठीक है, अति उत्तम जो कैटेगरी है उसमें भी राजस्थान काफ़ी आगे है बाकी जो राज्य हैं उनसे। उत्कर्ष कैटेगरी में तो है ही, अति उत्तम कैटेगरी जो है उसके बाद वाली इसमें भी आगे है। तो इसमें जो है अति उत्तम में इसके 24 डिस्ट्रिक्ट हैं। उत्कर्ष कैटेगरी में केवल 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, 3 ही राजस्थान से हैं। अति उत्तम कैटेगरी में राजस्थान के 24 डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर पंजाब है, फिर गुजरात है, फिर केरल है। अच्छा ये तो हो गई, देखिए दूसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का है, और पहले नंबर का क्या है? पहले नंबर का है दक्ष। तो दक्ष क्या है? जिन्होंने 90% से ज़्यादा का स्कोर किया है, और इस कैटेगरी में कोई भी जो है डिस्ट्रिक्ट नहीं है, किसी भी स्टेट का कोई डिस्ट्रिक्ट इस दक्ष कैटेगरी में नहीं है। दक्ष क्या है? सबसे टॉप वाला, उसमें कोई भी नहीं है। तो 10 ग्रेड्स हैं इसमें, जो ये PGID ग्रेड है इसमें डिस्ट्रिक्ट को 10 ग्रेड्स के हिसाब से रखा गया है, और उसमें जो सबसे हाईएस्ट ग्रेड है वो है दक्ष, और इसमें कोई भी डिस्ट्रिक्ट शामिल नहीं है। किसी ने भी 90% या इससे ज़्यादा का जो स्कोर है वो प्राप्त नहीं किया है। अच्छा उत्कर्ष कैटेगरी तो हमने देख लिया, अति उत्तम भी देख लिया हमने। अति उत्तम में क्या है 71 से 80% जिन्होंने प्राप्त किया, फिर उत्तम है, फिर प्रचेष्ट है, प्रचेष्ट 1, फिर प्रचेष्टा 2 है, फिर प्रचेष्टा 3 है, और सबसे लोवेस्ट ग्रेड कौन सा है? यह है आकांक्षी 3, यानी कि जिन्होंने 10% तक का स्कोर प्राप्त किया है वो सबसे लोवेस्ट ग्रेड में है। अच्छा आपको ये भी जानना चाहिए, अब इस रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में 566 डिस्ट्रिक्ट ने अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया यदि हम 2018-19 से कंपेयर करें। और साथ ही आपको इसमें ये भी जानना चाहिए, एक मिनट हो गया, आज कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, हाँ हैंग कर जा रहा है बार बार। तो देखिए अब इस रिपोर्ट में 2018-19 का जो एडिशन है उसमें तो 725 डिस्ट्रिक्ट थे, और ये जो 2019-20 का जो ये जो इंडेक्स जारी किया गया इसमें 733 डिस्ट्रिक्ट शामिल किए गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कितने डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल किए गए हैं इस रिपोर्ट में, तो आंसर है
33। ठीक है। अच्छा, अब ये रिपोर्ट ये दर्शाता है कि 33 स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज ने अपनी जो परफॉर्मेंस है, अपना जो पीजीआई स्कोर है, उसको पिछले साल के मुकाबले में इम्प्रूव किया है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, ये दिया है, देखिए ओवर 90%, 0 डिस्ट्रिक्ट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है इसमें, जो दक्ष कैटेगरी है इसमें कोई भी नहीं है। फिर 3 डिस्ट्रिक्ट आए 81 से 90% वाले में, जो राजस्थान वाली मैंने आपको बताया उसमें। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे, खुद से ही पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। Which organization has approved a $250 million loan to support the government of India's road safety program for 7 states? पूछ रहा है कि किस संगठन ने 7 राज्यों के लिए भारत सरकार के सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए $250 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, वर्ल्ड बैंक। तो देखिए, वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रोड सेफ्टी प्रोग्राम है 7 राज्यों के लिए, तो इसके लिए $250 मिलियन का लोन अप्रूव कर दिया गया है। तो कई ये जो रोड सेफ्टी प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसके तहत कई सारे इनिशिएटिव लिए जाने हैं, जिनमें से एक ये भी है कि कहीं पर क्रैश इवेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके बाद उस सिचुएशन को बेटर मैनेज कर सके, उसके लिए एक केवल सिंगल एक्सीडेंट रिपोर्टिंग नंबर सेटअप किया जाए। अच्छा, अब ये किस किस राज्यों के लिए है ये गवर्नमेंट सेफ्टी प्रोग्राम? आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। और ये जो लोन है इसका मैच्योरिटी पीरियड 18 ईयर्स का रहेगा, ग्रेस पीरियड है 5.5 साल। विच स्टेट हैज साइंड MOU विद अडानी एनर्जी फॉर 11,000 मेगावाट पावर जनरेशन? किस राज्य ने 11,000 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए अडानी एनर्जी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो एनर्जी डिपार्टमेंट है, इसने एक MOU साइन किया अडानी ग्रीन एनर्जी ग्रुप लिमिटेड के साथ, किस लिए? अगले 5 साल में 11,000 मेगावाट की ग्रीन पावर जनरेट करने के लिए। विच फिनटेक कंपनी हैज रिसीव्ड इन प्रिंसिपल RBI अप्रूवल फॉर इशुएंस ऑफ सेमी क्लोज्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स? सेमी क्लोज्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जारी करने के लिए किस फिनटेक कंपनी को सैद्धांतिक रूप से RBI की मंजूरी मिली है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, म्यूफिन फाइनेंस। चलिए जानते हैं। तो म्यूफिन फाइनेंस जो कि एक लीडिंग NBFC है, इसे RBI से सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल गई है कि अपना सेमी क्लोज्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारी कर सकता है। इसमें आपको ये भी जानना चाहिए कि ये केवल 4th NBFC बनी है जिसको RBI से इस तरह का लाइसेंस मिला है, सेमी क्लोज्ड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशू करने का लाइसेंस मिला है। इस तरह की केवल 4th NBFC बनी है। इससे पहले बजाज फिनसर्व, मन्नापुरम एंड पॉल मर्चेंट्स को दिया गया है। अब आपको ये भी जानना चाहिए कि जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं। तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? जो डिजिटल वॉलेट्स हैं, स्मार्ट कार्ड्स हैं, मैग्नेटिक चिप्स एंड वाउचर्स, ये सभी आपका प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। आपने देखा होगा ना, आप अपने वॉलेट में पैसा रखते हैं, वॉलेट मतलब जैसे पेटीएम का हो गया या फिर फ़ोनपे का हो गया, आपने कुछ पैसे उसमें रखे हुए हैं और जब आपको कुछ गुड्स या फिर किसी सर्विस के लिए पेमेंट करना है तो आप उस वॉलेट से जो है अपने पैसे कटवा देते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, ये भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, या फिर आप कहेंगे RBI की साइट में मुख्यतः ये 4 प्रकार के दिए गए हैं। इसके बारे में हम एक अलग से लेक्चर ही बनाएंगे, क्योंकि अगर मैं इसमें अभी आपको सारे समझाऊंगा तो काफ़ी लंबा चला जाएगा। इस पर एक लेक्चर बनाएंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। सिंस हम यहाँ पर बात करें सेमी क्लोज्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की, तो यहाँ पर देखिए सेमी क्लोज्ड सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। इट परमिट्स ओनली पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स, इसेंशियल सर्विसेज अप टू अ लिमिट ऑफ ₹10,000। ठीक है, तो 10,000 रुपये तक का यहाँ पर जो है पेमेंट कर सकते हैं, और इसके लिए आपको KYC की ज़रूरत नहीं है। जो इसको इशू कर रहा है, जो इस सेमी क्लोज्ड सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट को इशू जो कंपनी कर रही है, उसे कस्टमर का KYC करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, यहाँ पर आप कैश विड्रॉ नहीं कर सकते। सेम बात रहती है क्लोज सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की, वहाँ पर भी आप कैश विड्रॉ नहीं कर सकते। तो अंतर क्या है? देखिए, जो क्लोज्ड सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पर क्या होगा, अब मान लीजिए आपके पास एक कार्ड है, आप उससे पेमेंट करना चाहते हैं, तो क्लोज सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, आप उस कार्ड को केवल जिस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको इशू किया है केवल उसी के प्लेटफॉर्म पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली मेट्रो ले लीजिए। अब दिल्ली मेट्रो का जो कार्ड आता है उसको आप दिल्ली मेट्रो के लिए ही तो यूज़ कर सकते हैं,
जब आप एंट्री करते हैं या एग्जिट करते हैं तो वो कार्ड आप करते हैं ना, जो उसको टच करते हैं या फिर उसके ऊपर शो करते हैं, तो वो केवल आप दिल्ली मेट्रो में ही यूज़ कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और मेट्रो में भी उसको यूज़ कर दें, कोची मेट्रो में या फिर लखनऊ मेट्रो में उसको आप यूज़ करें, ऐसा तो नहीं है। तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, केवल उसी तक सीमित है। सेमी क्लोज्ड यानी कि क्लोज्ड तो है वो, पर थोड़ा सा ओपन है। सेमी क्लोज्ड में क्या आ जाएगा कि जिसने वो इशू किया हुआ है, वो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इसने इशू किया है, उसने और 2-3 एजेंसी से भी समझौता किया हुआ है कि आपके यहाँ भी हमारा जो ये पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है ये कार्य करेगा, ठीक है, और उसे कर लिया। एक होता है ओपन। ओपन मतलब ओपन है बिल्कुल, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, ये ओपन है, ये आप कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप इसको ब्रीफ में समझ गए होंगे। इस पर एक डिटेल लेक्चर आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। Former Indian hockey player Varinder Singh, who passed away recently, was part of the gold medal winning Indian team at which hockey World Cup। पूछने की पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी वरिंदर सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस हॉकी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा 1975, कुआलालंपुर, मलेशिया। तो देखिए, फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर रहे हैं वरिंदर सिंह, इनका हाल ही में जालंधर में निधन हो गया है। आपको जानना चाहिए 75 साल के थे ये, और 1972 में जो म्यूनिक ओलंपिक्स हुआ था, इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था भारतीय हॉकी टीम ने, उसमें ये जो है मेंबर थे। और 1973 में वर्ल्ड कप सिल्वर विनिंग इंडियन हॉकी टीम के भी ये सदस्य रहे। साथ ही 1975 में जो वर्ल्ड कप हुआ था हॉकी का कुआलालंपुर मलेशिया में, उसमें भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, उसके भी ये सदस्य रहे। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। हु इज़ द CEO ऑफ एयर इंडिया? आंसर इज कैम्पबेल विल्सन। आपको बता दें ये एक्स CEO रह चुके हैं। सिंगापुर की एक एयरलाइन है, स्कूट लो कॉस्ट एयरलाइन है, इसके CEO रह चुके हैं, न्यूजीलैंड से हैं। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। परमेश्वरन अय्यर विल बी द न्यू नीति आयोग CEO, एक्सपांड नीति, सो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। UPI का मतलब आपको बताना है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। विच इज़ द थर्ड लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी इन द कंट्री टू विच द NDA's प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू ऑल्सो बिलोंग्स? आंसर इज संथल। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इंडिया विल हैव हाउ मेनी न्यूक्लियर रिएक्टर्स बाय 2024? विच कंट्री टू होस्ट द 2023 एडिशन ऑफ द एशिया कप इन वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट? The 2023 Men's Boxing World Championship will be held in which country? Kila Raipur Sports Festival, also known as India's Rural Olympics, is held annually in which state? और अंतिम क्वेश्चन है, Who was the very first Indian to win the Grammy Award in 1968? He won for the album named West Meets East in the category of Best Chamber Music Performance। तो पांचों क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है, कोशिश कीजिएगा कि आप इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड कराएं। एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें जरूर बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।